आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से को समझने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किसने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने की थी। न्यूक्लियस में खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है। अब ये तो याद हो गया, लेकिन अब हम इसके आगे बात करेंगे कि इनका मास कितना होता है और इन पे चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.10 into 10 to the power -28 ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.6725 into 10 to the power -24 ग्राम और न्यूट्रॉन का होता है 1.6750 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग में सेम होता है। ठीक है। और जब ठीक है, अब इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है। और प्रोटॉन पे होता है, ये माइनस में होता है ना, प्रोटॉन पे होता है प्लस में 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0 होता है। अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं एटॉमिक मॉडल पे। तो सबसे पहले मॉडल जे थॉमसन का पढ़ेंगे। अब क्या था ये मॉडल, जे थॉमसन ने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो एक तरबूजे की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है, और जो इसका रेड पार्ट होता है वो होता है प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो इसमें सीट्स होते हैं, इसके बीच जो होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थॉमसन ने ये बताया, लेकिन इसके बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, रदरफोर्ड वाले पे आते हैं। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया और पीछे जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया और इस पे अल्फा पार्टिकल का बौछार करवाया। क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड ही ऐसा है, एक मैटर है जिसको हम बहुत पतला कर सकते हैं। ठीक है। अब ये गोल्ड फॉइल है और ये जिंक सल्फाइड का पर्दा है। जिंक सल्फाइड का पर्दा क्यों लगाया गया, इसलिए लगाया कि अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे हैं और ऐसा हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते कि ये जा रहा है और इसको पार करके कहाँ जा रहा है। तो इसलिए अगर ये इसको पार करके जब पास करेगा और जहां टच होगा इसमें वहां एक दाग हो जाएगा जिससे पता चलेगा यहाँ पे आएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जो अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो इससे गोल्ड फॉइल से पार हो रहे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहे हैं। मतलब उनका जो रास्ता है थोड़ा भी, मतलब इनका जो जिस साइड जैसे जा रहे थे उसी तरह चल रहे थे, थोड़ा भी इंक्लाइन नहीं हुआ। ठीक है। और क्या था, बहुत ही कम ऐसे थे जो कुछ एंगल से इंक्लाइन हो जा रहे थे। ठीक है। और अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल पास होता है तो उसमें से एक ऐसा होता है जो रिबॉन्ड कर जाता है। बहुत सारी किताब में 12,000 दिया है और बहुत सारी किताब में 20,000 दिया है। ठीक। तो
अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, मतलब कंक्लूजन क्या आया कि पहला कंक्लूजन क्या निकल के आता है इससे कि जो हमारा एटम है वो अधिकतर जगह उसका खाली है, तभी ना जो इससे रे पास हो रहा है वो अधिक से ज्यादातर क्या हो रहा है, सीधा निकल जा रहा है बिना इंक्लाइंड हुए। और उनमें से कुछ हैं जो कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो रहे हैं, और क्या है, उनमें से 12,000 में से एक जो क्या है वो रिबॉन्ड कर रहा है, मतलब जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते पे वापस चला गया। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि पूरा जो एटम है वो अधिकतर खाली है और उसके सेंटर में उसका टोटल मास है। जैसे देखिए कोई भी चीज जब बहुत भारी चीज से किसी चीज से टकराएगा तो ही वो अपने रास्ते से वापस जा सकता है, नहीं तो अगर उतना भारी नहीं होता तो अल्फा रे इधर ही निकल जाता और इंक्लाइन भी नहीं होता ज्यादा। लेकिन तो इसे क्या पता चल रहा है, जो टोटल मास है एटम का वो इसके सेंटर में है और टोटल पॉजिटिव जो है वो भी कहाँ पे है, इसके सेंटर में। ये हुआ दो कंक्लूजन। और तो ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि अधिकतर, ये मान लेते हैं एक एटम है और अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है, ठीक है, बिना इंक्लाइंड हुए, मतलब जैसे जा रहे थे वैसे ही सीधा सीधा चले गए। तो ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था। सेकंड क्या था, कुछ रे ऐसे थे जो थोड़ा बहुत इंक्लाइंड हो रहे थे, ठीक है, अधिकतर सीधे सीधे निकल जा रहे थे, पहला। दूसरा क्या, कुछ थे जो कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो रहे थे। और तीसरा उन्होंने क्या देखा कि 12,000 रे, किसी के किताब में 20,000 दिया है, किसी में 12,000 दिया है, 12,000 रे में से कोई एक ऐसा रे होगा जो 180 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा, मतलब रिबाउंड कर जाएगा, जैसे आ रहा था वैसे ही वापस चला जाता है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला, पहला कंक्लूजन ये था जो एटम है उसमें अधिकतर खाली जगह है, तो भी जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो सीधे निकल जा रहे हैं। अगर ये पूरा जैसा थॉमसन ने बताया था, अगर वैसा होता, मतलब तरबूज के जैसा होता तो ये भरा होता और अल्फा नहीं आता और सब इंक्लाइंड होते या फिर सब रिबाउंड करते, ऐसा होता, तो ऐसा नहीं था। इसलिए जैसे जो आया वो इस तरह से अधिकतर सीधे निकल गए, पहला कंक्लूजन। सेकंड क्या था कि कुछ रे ऐसे थे जो थोड़ा अपने रास्ते से थोड़ा बहुत मुड़ गए, मतलब इंक्लाइन करके थोड़ा। और अगला क्या था कि 12,000 रे में से जो रिबाउंड कर रहा है, मतलब जो जिससे वो टकरा रहा है वो बहुत ज्यादा भारी होगा, उससे जो टकरा रहा है इससे बहुत ज्यादा भारी है, मतलब इसका जो एटम का जो टोटल सेंटर है वो टोटल मास है वो बहुत ही कम जगह पे है। ठीक है, इस आधार पे उन्होंने अपना मॉडल दिया। पहला इसमें क्या था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है और टोटल मास जो है एटम का वो एक ही जगह पे है एटम के सेंटर में, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और क्या बताया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन में मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम था या फिर न्यूट्रॉन के मास से, इसीलिए इसको नहीं, मतलब जैसे देखिए प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 1.6725 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये तो अपने आप बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻28, मतलब इसके कितना और कम, इतना और कम। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं लेते हैं इसमें, इसलिए टोटल मास जो है इसका वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। ठीक, अब इसका लिमिटेशन क्या था, जो इन्होंने मॉडल दिया इसका लिमिटेशन क्या था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो बता दिया कि हाँ ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कहाँ घूमेगा, ये नहीं बता पाए, और स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए एटम का। जैसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब किसी का राउंड मार करेगा तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, और रेडिएट करते 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 एक समय आएगा वो न्यूक्लियस को हिट कर देगा, मतलब वो एटम रहेगा ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे ये मार्कर है कुछ दिन बाद ये होगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इनका लिमिटेशन था। तो इसके बाद आया नील बोर, उन्होंने बताया कि ये एटम है हमारा,
ये हो गया न्यूक्लियस। और KLM इस हिसाब से बताया कि पहले किसी भी सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, मतलब k के लिए 1 होगा, l के लिए 2 होगा, m के लिए 3 होगा, और आगे जो बढ़ते जाएगा इसी तरह। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। 2l के लिए कितना हो सकता है, सॉरी l के लिए कितना हो सकता है, 8। तो इसमें अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8। जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और m में कितना इसी तरह हो सकता है, 18। ये इन्होंने बताया।